अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है और ये अभी आज हमारी एक क्लास होगी, ठीक है, कल एक और क्लास होगी। इस तरह का हम्म। पैटर्न हमने रखा है। जल्दी से मैं बुक शेयर कर देता हूँ पहले, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ गई ये रही। हम्म, बुक दिख रही है आपको? जी उमेहानी, बुक दिख रही है ना आपको? हाँ, दिख रही है। ठीक है। तो क्या हमने उस दिन सारी कन्वर्जन्स पढ़ ली थी? हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल, हाँ। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। हाँ, सारी पर। तो कन्फ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन तो सब में ही है। मैं आपको वही बताया ना कि हम लोग बार बार तो ये नहीं पढ़ सकते ना, जब भी मुझे कंफ्यूजन हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक दफा छोटा थोड़ी सी देर में सब कुछ मतलब इस तरह से समराइज करके बता दी कि इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। बस आप कुछ करके कोई एग्जाम्पल करके ही नहीं दिखाएं, बस ये बता दें कैसे करना है। तो वो रिकॉर्ड हो ठीक है। जाएगा, तो जब भी मुझे कंफ्यूजन होगी तो मैं देख लूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, मैं अपने वन नोट पे आपको पूरा ना एक बना के दिखा देता हूँ, तो वो चीज़ आपके पास रह जाएगी, आपको फायदा होगा। अच्छा। कहाँ गई ये रही। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं कन्वर्जन्स। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन्स की, जो कि आपका चैप्टर है वन, चैप वन, जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि हम अगर जा रहे हैं किसमें, बाइनरी टू डेसिमल में। डेसिमल का ही दूसरा नाम है डेनरी। अब आपको मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज बाइनरी में कोई भी, और आपसे कहा हुआ है कि इसको डेनरी में कर दो कन्वर्ट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो आसान वाला है वो बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाइनरी की बेस होती है टू, तो हम टू की पावर्स में गेम करेंगे। हम क्या करेंगे, टू की पावर्स में गेम करेंगे। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम गिन लेंगे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हैं। तो वन, टू, फोर, एट, 16, 32, देन 64। तो कितने हो गए भाई? एक दो तीन चार पाँच छः, बल्कि ये तो सात हो गए, 32 तक ही रहेगा। सात हो गए ये। सही है। अब क्या करो, इनके नीचे नीचे एक एक नंबर लिख दो जो लिखा हुआ है। यहाँ से शुरू कर लो, वहां से एक ही बात है। वन जीरो, वन, वन, जीरो, वन। ठीक है भाई। अब जो जीरोज हैं उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि जीरोस को इग्नोर करना पड़ेगा हमें। जो भी जीरो हैं उनको इग्नोर कर दो। बाकी सारे जो रहते हैं इनको आपस में ऐड कर लो। ये ये और ये, इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, जब ऐड करेंगे तो 32 + 8 = 40, 44 एंड 45। तो हमारा आंसर बना डेनरी के अंदर 45/10। क्या ये बात समझ में आई है? हम्म। ठीक है। अब इसी को उलट करते हैं कि डेसिमल या डेनरी टू बाइनरी।
अब यहाँ पे हमें मिसाल के तौर पे एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज 45 ही ले लेते हैं। इसको अगर हम बाइनरी में जा रहे होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम हेक्साडेसिमल में जा रहे होंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे, बस ये फर्क है। तो भाई अभी बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 44 आता है 22 टाइम्स, 44 आता है, इसका मतलब है 1 बचा। फिर 2 के टेबल में 11 टाइम्स आता है 22, जो कि 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं है। फिर 2 के टेबल में 5 टाइम्स 10 आता है, तो हमारे पास 1 बचा है तकरीबन, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 4 आता, सॉरी, टू, 2 × 4 आता है, तो हमारे पास 1 बचा। फिर 2 के टेबल में 1 टाइम्स 2 आता है, तो हमारे पास 0 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से यूं जाएंगे, और फिर यूं से यूं, यानी जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा ये वाला होगा, और इससे आगे लेते हुए जाएंगे। अब देखते हैं आंसर क्या बना। 101101, 101101 बेस 2। अब ऊपर वाले सवाल को देखो, 101101, उसका आंसर 45 आया था। हमने 45 को लेके दोबारा से जो है वो चेक किया, तो अब इसमें रीचेकिंग भी हमारी हो गई कि बिल्कुल सही हमारा किया हुआ है हमने। ये वाली चीज समझ में आई है? हम्म। इसमें कोई सवाल? ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब हेक्साडेसिमल की तरफ। तो अब होगा ये कि हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो है वो टेबल्स काम में आएगा। अच्छा, ये वाली चीज मैं आपको कहाँ बुक में ही समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से वहां पे ज्यादा इजी है समझाने। लेट्स सी। हम्म बुक दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, ये दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। अब हमने क्या करना है कि अपने जो भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी, जैसे मिसाल के तौर पे 10110010, इसको 4 4 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। सही है। जब हमने इसको 4 4 के ब्लॉक्स में तोड़ दिया, तो जैसे 1011 एक जगह आ तो गया। चार चार ब्लॉक्स में नहीं टूटे तो ज्यादा मतलब क्या हाँ बोलते बता हैं। रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, उसी पे आ रहा हूँ। अब जब 4 4 के ब्लॉक्स में हमने इसको तोड़ दिया, तो हम इसकी और इसकी रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे जाके टेबल में, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो अब हम चेक करेंगे कि 1011 जो बाइनरी में है वो हेक्साडेसिमल में क्या है। तो पता ये चला कि भाई ये रहा 1011, ये बाइनरी में कह ये हेक्सा में कहलाता है बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उठा के बी। और 0010, ये आ गया, ये बी 0010 इज 2। तो B2 इज द आंसर इन हेक्साडेसिमल। ये हमारा आंसर जनरेट हो गया। अब आपका सवाल कि भाई अगर ये 8 ना हो रहे हो तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे कि एक नंबर लिखते हैं 111001, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं भाई। जब हम इसको ब्रेक करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 101001 तो ब्रेक हो गया, इसको हम लिख देते हैं 1001। लेकिन ये आगे सिर्फ 1 और 1 बचा है, और इसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास हेक्सा में नहीं होती। तो अब हम अपनी तरफ से खुद से शुरू में 2 0 ऐड करेंगे उसको पूरा करने के लिए। और हमेशा यही करेंगे कि जो बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा ना, उसी के शुरू में ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहां से लिखना शुरू करेंगे इस साइड से, वहां से लिखना नहीं शुरू करेंगे। वहां से लिखना शुरू करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 बचेंगे, और अगर मैंने आगे 2 0 ऐड कर दिए ना, तो ये पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा ना, मैथ्स में क्या होता है कि अगर हमने
एक नंबर के बाद में जीरो ऐड कर दिया ना तो उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैंने पहले जीरो ऐड कर दिया तो उससे उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 02 इज 2, लेकिन 20 इज 20। तो 20 नहीं कर सकता मैं, लेकिन 02 कर सकता हूँ 2 को हैंडल करने के लिए। तो यही वाला मामला मुझे यहाँ पे भी करना है। अब देखें, अब मैं दोबारा जाऊंगा चार्ट में और चेक करूंगा कि भाई क्या मामला चल रहा है। तो 0011 ये रहा, 0011 ये रहा, इसको हम कहते हैं 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसी के साथ 1001। तो भाई 1001 इज दिस, इट्स 9। तो ये बन गया 39 इन हेक्साडेसिमल। तो दैट्स हाउ आप जो है वो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हो, इस तरीके से। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है आपको? हाँ। कोई सवाल? नहीं। ठीक है, दूसरा तो बहुत ही इजी है। देखें, हेक्सा से बाइनरी में जाना, इट्स सुपर इजी, सुपर इजी। सिर्फ चार्ट याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CA2, इसकी बेस है 16 और मुझे चाहिए है इसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही सिंपल है, मैं आऊंगा यूं करके, खट करके आया और मैंने कहा कि भाई सबसे पहले बताओ सी को क्या कहते हैं टेबल में। तो पता ये चला कि भाई सी को बाइनरी में कहते हैं 1100, यानी कि 1100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1100। फिर मैं क्या, मैंने कहा भाई ए को क्या कहते हैं टेबल में। तो पता ये चला कि जनाब ए को कहते हैं 1010। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई ये हो गया 1010। फिर मैंने कहा भाई टू को क्या कहते हैं बाइनरी में। तो भाई पता चला टू को कहते हैं, ये रहा, 0010। फिर आया मैंने कहा भाई 0010। इस तरह से ये मेरा आंसर जनरेट हो गया और ये हेक्सा में चला गया, सॉरी बाइनरी में चला गया हेक्सा से। तो अगर बाइनरी से हेक्सा में जाना हो तो चार चार के ब्लॉक्स में तोड़ेंगे, और अगर हेक्सा से बाइनरी में जाना हो तो टेबल से उस हेक्सा की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में जो है वो निकालेंगे और लाइन से लिखते हुए चले जाएंगे, और जो बनेगा वो इन दी एंड आंसर कहलाएगा। क्या ये बात सही है? सही। ठीक है, अब हमने इस तरह से चार मेथडोलॉजी पढ़ ली है: बाइनरी टू डेनरी, डेनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, एंड हेक्सा टू बाइनरी। अब हमारे पास दो चीजें रह गई हैं, हेक्सा टू डेनरी या डेसिमल, और डेसिमल टू हेक्सा। वो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डिजिट आ जाए और वो जो है जनाब हेक्सा में लिखा हुआ हो और उसको डेनरी में कन्वर्ट करना हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आपका A8B, दिस इज इन हेक्सा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे चाहिए है डेनरी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अब उसमें टू की पावर्स चल रही थी जब हम बाइनरी टू डेनरी जा रहे थे, याद है? 2 की पावर 1 2 3 4, जब बाइनरी टू डेनरी जा रहे थे। अब हम हेक्सा टू डेनरी जा रहे हैं, तो हेक्सा की पावर के हिसाब से चलेगा 16 की। तो 16 की जो पावर 0 होती है जब शुरू होती है तो वो होती है 1। फिर 16 की पावर जो सॉरी, जो 16 की पावर 0 होती है वो 1 होती है, 16 की पावर 1 जो है वो 16 होती है, और 16 की पावर 2 जो है वो 256 होती है। अब उसके नीचे नीचे, अब उसके नीचे नीचे आप इनकी रिप्रेजेंटेशंस लिखते जाओ कि भाई डेनरी में मतलब इसकी वैल्यू ए की क्या होती है, वो होती है, क्या होती है, बताएं। एक ही। हाँ, 10 होती है ना, टेन। 10 होती है, याद है? 8 की होती है, 8 की कुछ नहीं होती, 8 को 8 ही लिखेंगे, और बी की होती है 11। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि भाई अनलाइक बाइनरी, हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को इससे ऊपर वाली चीज से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यानी कि 10 इंटू 56, और 8 इंटू 16, और 11 इंटू 1। अब 10 इंटू 256 जो है वो ये बनेगा 2560। फिर इसको ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा,
8 × 16 यानी 8 6 = 48 और 80। 80 और 48 कितने होते हैं? 128, राइट। 128 और 11 1 11। यार मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा, है, दे दो। अब इसका जो भी आंसर बनेगा ना, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इस तरह से हम हेक्साडेसिमल से डेनरी के अंदर चले जाएंगे। क्या ये बात सही है? हाँ। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। बस इसमें ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई ऊपर वाली चीज से लाजमी करना है, वरना आंसर जनरेट नहीं हो पाएगा। इनको डायरेक्टली ऐड मत कर देना कि 10 8 और 11 को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाओ भाई साहब कि हमारे पास डेनरी नंबर दिया हुआ है और हमें जाना है हेक्साडेसिमल में। तो अब कोई भी डेनरी नंबर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ले लिया भाई डेनरी में, डेसिमल में हमने क्या नंबर ले लिया? 512 ले लेते हैं। चलो जनाब, 512। यार बहुत बेहुदा किस्म के मार्कर हैं। अच्छा, 512 ले लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा? अब जब हम पहले डेसिमल टू बाइनरी जा रहे थे तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, याद है। लेकिन अब हम डेसिमल टू हेक्सा जा रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे, बस ये फर्क है। अब 16 के टेबल में 512 जो है देखना पड़ेगा भाई कैलकुलेट करके। मुझे नहीं पता किस टाइम आता है ये। लेट्स सी। तो 512 डिवाइड करो 16 से तो ये बनता है जनाब 32। 32। और इसका रिमाइंडर आता है 0, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं है। नाउ 16 2 टाइम्स इज 32। और अब इससे मजीद हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 2 के बाद जो है वो कोई भी, मतलब 2 जो है वो 16 के टेबल में नहीं आ सकता। तो अब यही करेंगे कि यही आंसर यूं बनेगा, यहां से यूं जाएंगे तो क्या बना भाई? 512 इज इक्वल टू 200 इन हेक्साडेसिमल। सही है। दैट्स हाउ इट गोस। और जब बड़े नंबर होंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें आप, ये वाला नंबर जो इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है 2004, इनको इन्होंने डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचा, फिर 13 बचा, फिर 7 बचा। तो 4, अच्छा हाँ सॉरी, नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो 7 तो नंबर एज इट इज आता है, लेकिन 13 जो है वो हेक्सा में डी होता है, और 4 इज 4। तो 7D4 इस तरह आंसर आया। वो तो मैंने एक नंबर ही छोटा लिया है ना, क्योंकि 16 के टेबल में तो 512 बहुत जल्दी आ जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन अमूमन आपको जब डेनरी टू हेक्सा में जाने का कहा जाएगा तो इट यू विल बी गिवन अ लेंदियर नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला है, ये देखें, ये वाला है, ये 8463, ये एक लेंदी नंबर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जितनी डिवीजन बड़ी होती जाएगी आपकी वर्किंग जो है पेपर में वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपको टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अमूमन ये सवाल होते हैं 2 नंबर का, जो पार्ट आता है वो तकरीबन 2 नंबर का होता है। लेकिन इसमें अगर आपको बड़ा नंबर मिल जाए तो उसमें ये होता है कि वर्किंग आपकी बढ़ जाती है काफ़ी, जो आपके लिए एक हेडेक होता है, क्योंकि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द CS एग्जाम। सही। अच्छा, क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? जी उम्मे हानि। हाँ। तो यानी अब हम आगे जा सकते हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये अपने कन्वर्जन्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। अब हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे फ़िलहाल। अभी जो आपने होमवर्क किया हुआ होगा वो होमवर्क आप मुझे भेज देंगी, वो मैं चेक कर लूँगा। वरना हम रिपीट नहीं करेंगे फ़िलहाल इसको। अब हम चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। चैप्टर को आगे लेके जाने के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई हेक्साडेसिमल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हेक्साडेसिमल के यूजेस बहुत ही वास्ट हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, और इसको डिटेक्ट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू कि अगर वो एरर जो है वो मशीन कोड में आपके सामने आ रहा हो। मिसाल के तौर पे पहले हम देखते हैं कि भाई ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये हमारे पास यूज़ होता है एरर कोड्स में,
मैक एड्रेसेस में, IPv6 एड्रेसेस में और HTML कलर कोड्स के अंदर बेसिक यूज है हेक्साडेसिमल सिस्टम का। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अब देखें भाई, आ, एक सेकंड, मिसाल के तौर पे भाई अब बात करते हैं। जब हमारे पास पहला कंप्यूटर वजूद में आया, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, Mark 1, पहला कंप्यूटर। तो पहले कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो हो रही है मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो मशीन समझ सकती हो, जिसको हम उर्फ में बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। सही है। बाइनरी लैंग्वेज हमने पढ़ लिया कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से चलती है, और ये वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर आपका डायरेक्टली समझ जाता है विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। सही है। लेकिन एक मसला है, इस लैंग्वेज के साथ एक मसला है। अब मिसाल के तौर पे आप अपनी स्क्रीन खोलें कंप्यूटर की, आपको पूरी स्क्रीन पे जी वो 10110000 पूरी स्क्रीन पे यही सब कुछ भरा हुआ हो। सोचें, पूरी स्क्रीन आपकी भरी हुई हो इस नंबर से, तो आपको ये लैंग्वेज समझने में कितनी मुश्किल होगी, बताएं। जी उम्मे हानी। होगी। होगी हाँ। ना भाई, मतलब पूरी हाँ। स्क्रीन 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। अब मैं कैसे समझूंगा कि भाई ये 0 और 1 कौन कौन सा 0 और 1 एक साथ है, वो एक वर्ड बन रहा है, कौन सा एक स्टेटमेंट बन रहा है, मुझे तो नहीं पता चलेगा। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन के लिए भी इस लैंग्वेज को डिकोड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। यही वजह है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई है ना, फर्स्ट जनरेशन, उसके अंदर जो प्रोग्रामर्स थे, यानी जो उस कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते थे, उनकी तादाद बहुत ही कम थी। यानी फिंगर टिप्स पे गिन लें आप, इतने से लोग थे बस जो उस मशीन को प्रोग्राम कर सकते थे या उससे अपने मनचाहा कोई काम करवा सकते थे, जस्ट बिकॉज द मशीन लैंग्वेज इज वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। और ये कहा जाता है कि दुनिया की जो पहली प्रोग्रामर है वो एक खातून है। सही है। तो एक अ, खातून है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले प्रोग्रामिंग की। और यही वजह है कि ये लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ख़वातीन की बात को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही है। तो ये वाले लोग भी कहते हैं कि इसलिए भी मुश्किल है कि भाई ख़वातीन की बातें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मशीन लैंग्वेज समझना इसीलिए आसान नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर हम जब आगे गए तो हमने एक इंटरमीडिएटरी फॉर्म की लैंग्वेज को क्रिएट किया, जिसको हमने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। वो हम किसी और टाइम पढ़ेंगे जब आगे के चैप्टर्स आएंगे, उसमें डिटेल है पूरी। फिर असेंबली लैंग्वेज आई जिसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स यूज होने शुरू हो गए। जैसे इनपुट चाहिए तो आपने एन यूज कर लिया, आई यूज कर लिया, आउटपुट चाहिए तो OU यूज कर लिया। इससे यह हुआ कि लोगों को वो वाली लैंग्वेज समझना काफ़ी हद तक आसान हो गई, और हमारे पास प्रोग्रामर्स की तादाद बढ़ने लग गई, यानी द नंबर्स ऑफ प्रोग्रामर नाउ इंक्रीज्ड अ लॉट। और फिर हम चले गए हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ, जो कि थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहलाती है। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि भाई देखें, जो आपकी मशीन का एरर होता है ना, उसका कोड प्रोसेसर ही जनरेट करके आपको भेजता है आगे, और वो होता मशीन लैंग्वेज के अंदर ही है। सही है। अब मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास एक बड़ा दियो हैकल टाइप का एक कोड आ जाए भाई। अब ये कोड लिखा हुआ है, सॉरी टू बेस नहीं आएगी, बस डायरेक्टली लिखा हुआ होगा। अब ये कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड देख के भाई जाहिर बात है कि जब तक आपको मशीन लैंग्वेज नहीं पता होगी, आप इस कोड को जस्ट जो है वो समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आप क्या करोगे। इस वजह से जो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नए नए इंट्रोड्यूस हुए, जैसे विंडोज आ गई, विंडोज पहले नहीं होती थी, पहले डॉस होता था, डॉस पे काम करते थे हम लोग, ब्लैक स्क्रीन होती थी, और उस पे ना माउस चलता था ना कोई पॉइंटिंग डिवाइस काम कर सकती थी। फिर हमारे पास विंडोज आ गई, विंडोज 1 2 3 4, फिर विंडोज 95 98 99 चलती रही, और फिर आज जाके आपके पास जो है विंडोज 11 काम कर रही है। ओके। सो अब जो इसके एरर्स कोड जनरेट होते हैं, प्रोसेसर तो वो मशीन लैंग्वेज में ही जनरेट करता है, लेकिन हमारे जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या किया,
हेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज किया और उसमें उनके एरर कोड्स के एक रिप्रेजेंटेशन रख दी। अब मिसाल के तौर पे यही जो बाइनरी का नंबर है, इसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन हेक्सा कोड में हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी होगी भाई नहीं समझ आ आ, रहा कुछ भी। क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ होता है। जो हमने पहली चीज पढ़ी थी कि एरर कोड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई हेक्साडेसिमल को इसलिए यूज करते हैं कि जब पहली दफा प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो तो मशीन लैंग्वेज थी ना, तो इसका मतलब है कि दुनिया का पहला दूसरा तीसरा जो कंप्यूटर बना, वो एरर कोड्स हमें शो करता था मशीन लैंग्वेज में, जिसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता था और उसको रेक्टिफाई करने में भी बहुत टाइम लगता था। फिर मैंने कहा कि जैसे जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नए नए आते गए और लैंग्वेजेस हमारे पास नई नई आती गई, जैसे असेंबली लैंग्वेज आई, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे अभी आप पढ़ेंगी पाइथन पढ़ेंगी, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। तो इस तरह जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो एरर कोड्स हैं वो तो सीपीयू आज भी मशीन लैंग्वेज में ही देता है, लेकिन हमने उसको एक बीच में इंटरमीडिएटरी फॉर्म पे ले आए हैं कि भाई जो कोड सीपीयू जनरेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर वो पहले कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल में और फिर हमें स्क्रीन पे शो होगा। क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए हेक्साडेसिमल समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मैं ये कह रहा लेकिन हूं। लेकिन लेकिन जी। लेकिन हेक्साडेसिमल में 8 एफ लेटर्स ही हैं, तो स्क्रीन पे तो बहुत सारे लेटर्स आते हैं, सारे हाँ, तो 8 एफ फोर फोर लेटर्स की हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे ना, फोर फोर की डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे सारे लेटर्स। तो जो देखें, फोर की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में निकल के आ जाएगी। ऐसा ही है, अभी टेबल पढ़ा ना हमने, जब हम फोर फोर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये काम हमने नहीं करना, ये हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया है कि भाई एरर थ्रो जो स्क्रीन पे लेकिन करोगे। हेक्साडेसिमल में तो सिर्फ 18 एफ ही है ना, एयरटेल सिर्फ एफ तो है। 18 एफ लेटर्स है ना। मैं बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब हम इसको चार चार के हिस्सों में बांट देंगे बेटा, ये देखो चार चार के हिस्सों में जब बांट दिया तो एफ से ज्यादा आगे हम्म, की बात बाइनरी में होती ही नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन एफ तक ही होती है आखिरी, तभी आपको टेबल एफ तक बना के दिया है। यही समझा रहा हूँ आपको कि हाँ फोर तो फोर के। स्क्रीन पे जब वो हाँ, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है तो स्क्रीन में हमारे पास सिर्फ 18 एफ लेटर्स नहीं आते ना, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। देखें आपने कभी एरर कोड्स देखे ही नहीं है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं। नहीं, जब एरर कोई कोड क्या होता है? सॉफ्टवेयर जब कोई सॉफ्टवेयर कोई मेल फंक्शनिंग कर जाए या ना चले या कोई एरर दे दे, तो अमूमन क्या होता है कि वो एरर आपने अभी तक तो खैर देखा ही नहीं होगा, इसीलिए आपसे अभी बात नहीं की जा सकती उस बारे में। लेकिन जैसे ही कोई एरर आता है तो वो हेक्साडेसिमल में ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये अभी हम बात तब करेंगे क्लियर अपनी कि जब मैं आपको कोई एरर कोड दिखाऊंगा, अगली क्लास में दिखा दूंगा, शो कर दूंगा कि भाई स्क्रीन पे ये ऐसे आता है एरर, वो होता है हेक्साडेसिमल में। और उसमें लास्ट जो जाने की गुंजाइश होती है वो एफ तक ही होती है, यही बता रहा हूँ आपको। एफ से आगे जी एच आई जे के कोई भी लेटर यूज नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना हमारे पास, इसलिए। तो अब लेकिन जो हम्म स्क्रीन में वर्ड शो होते हैं, जैसे अभी इस स्क्रीन में अरे ये नहीं हमारे नहीं पास नहीं वर्ड नहीं शो हो नहीं गया, नहीं नहीं वो नहीं, ये कैसे? वो नहीं है, ये वो है ही नहीं ना। ये तो आपकी एबीसीडी चल रही है ना, जो टाइपिंग में आप यूज करते हैं, ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ रही। ये तो आपके आस्की कोड और यूनिकोड की रिप्रेजेंटेशन में आ रही है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, देखें मैं बिल्कुल टॉपिक पे रहते हुए बात कर रहा हूँ। वो जो आप बात कर रही है ना वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बात बहुत आगे की है। अभी हम देखें जो टॉपिक है ना 1.1.3, उसका मकसद ही ये बताना है कि भाई हेक्साडेसिमल यूज कहाँ होता है, ये सिर्फ बताना है। अभी ये बताना नहीं है कि स्क्रीन पे लेटर्स कितने होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखें, मैं जैसे आपके साथ मिलके कोई बात तय कर लूँ कि भाई हम ये वाला काम ऐसे ही करेंगे, तो फिर वैसे ही करेंगे ना हम। तो लोगों ने, प्रोग्रामर्स ने मिलके ये बात तय कर ली कि भाई जो एरर कोड्स आएंगे ना वो हम हेक्साडेसिमल में ही देंगे। वो पूरी स्क्रीन पे आने वाले लेटर्स की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एरर्स की बात कर रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में एरर्स को शो किया जाएगा। ये बात क्लियर हुई है अब आपको? हाँ। मतलब ये दो अलग बातें हैं।
कि एक तो आप जो कह रही है ना स्क्रीन पे ABCD तो Z तक जा रही है, तो भाई वो तो टाइपिंग में जा रही है, वो यूनिकोड और आस्की कोड के अंडर में आती है, वो इसका काम ही नहीं है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का यूज सिर्फ हो रहा है आपके एरर कोड्स को जनरेट करने के लिए, जो आपकी जैसे कंप्यूटर में कोई मसला आ जाए, आपकी रैम काम नहीं कर रही, आपकी हार्ड ड्राइव में कोई इशू आ रहा है, आपके कोई सिग्नल सही नहीं जा रहे, या आपके प्रोसेसर कोई मैल फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो चीजें वो हेक्साडेसिमल के अंडर में दिखाएगा हमें। और हमें उससे रिलेटेड उसको पता होगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक लिस्ट बना ली है एरर कोड्स की, बहुत सारे एरर कोड्स हैं, और मैंने हर एक एरर कोड को एक नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई 9CA3, ये जो जब भी 9CA3 लिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब होगा 9CA3 का कि मेरी रैम खराब है। सही है, मतलब मैंने एक बात कह दी, मैंने एक रूल सेट कर दिया कि भाई 9CA3 लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है रैम खराब है। तो रिप्रेजेंटेशन किस में हो रही है? हेक्साडेसिमल में। क्यों? ताकि लोगों को याद रखने में आसानी हो। अगर इसी की पूरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैं करूं तो मुझे बताएं ना, मुझे कितना चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि मैं चीजें भूल जाऊं। मैं 1011 के कॉम्बिनेशन कहाँ तक याद रखूंगा? ऐसा ही है ना। यानी 9CA3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो बहुत लंबा होगा। अब वो याद रखने से बहुत अच्छा है कि मैं 9CA3 याद रख लूं, और मुझे पता हो कि भाई नाइन सी ए थ्री 100%। जब भी लिख। ये जो जी। टेबल है, ये टेबल हम्म। हमें एग्जाम में याद करके जाना होगा। जी। हम्म। तो इन लोग के दिमाग में यही नहीं आया कि बच्चों के लिए ये भी इतना लाइक पॉसिबल नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, बच्चे ये याद कर सके, इतना बड़ा टेबल याद कर सके। बस जाहिल लोग हैं ना, क्या करें। जाहिलों का कोई इलाज थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, सिर्फ डैनरी के 15 तक है ये मामला। क्योंकि इसमें देखें, डैनरी टू बाइनरी वो तो आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे ना, वहां तो मसला ही कोई नहीं है। सिर्फ हेक्सा की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में याद रखनी होगी, जो कि 15 तक सिर्फ चीजें आपने याद रखनी है। और इसका तो वो आसान भी याद है ना, करना देखें। भी तो मुश्किल है ना। भाई देखें ना, 10, बाइनरी की फिर वन वैल्यूज वन याद करना, फिर फिर वन उनको डबल जीरो हेक्सा 101। बनाना। हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में आपको टेबल याद हुआ होना चाहिए, मैं आपसे सुन लूंगा। ठीक है। है। और जी जी हैं। ठीक है। अच्छा, तो एरर कोड वाली बात समझ में आ गई आपको। एरर कोड्स जो है कंप्यूटर में भी होते हैं, आपकी इस वक्त की आने वाली तमाम तर गाड़ियों में भी होते हैं। ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनके डैशबोर्ड के नीचे एक चिप लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं ECU। कभी आप अपनी गाड़ी लेके जाएं और क्या कहते हैं मैकेनिक के पास, और आपकी थोड़ी सी आगे की मॉडल की अगर गाड़ी है, जैसे 2000s के अंदर के मॉडल्स की कोई गाड़ी है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर ECU होगा। तो जब आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, मैकेनिक एक स्कैनर निकालता है अपने पास से, और वो स्कैनर लगा देता है आपके एक जो है ना स्टेयरिंग व्हील के नीचे एक जगह होती है स्कैनर के लगाने की, वहां वो लगा देता है। गाड़ी थोड़ी देर तक स्टार्ट रहती है, 1-2 मिनट तक, और वो स्कैनर जो है वो सारे चीज़ों को रीड कर लेता है। जब रीड कर लेता है तो स्कैनर को बाहर निकाल लिया जाता है और गाड़ी को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। अब उस स्कैनर की स्क्रीन पे सारे एरर कोड्स लिखे हुए आ रहे होते हैं अगेन, जो कि हेक्साडेसिमल में ही लिखे हुए होते हैं, और हर उस कोड का एक मतलब होता है कि अगर ये कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है गाड़ी की ये चीज खराब है, अगर ये कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है गाड़ी की वो चीज खराब है। तो ये रियल लाइफ अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए हो तो भाई ये वाली एग्जाम्पल आप रख सकती हैं कि भाई गाड़ी के ECU में भी जो है वो हेक्साडेसिमल के कोड डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए हेक्साडेसिमल का यूज होता है। ठीक है जी। तो ये हेक्साडेसिमल का पहला यूजेज था। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके NIC पे लिखा हुआ होता है। अब NIC क्या होता है भाई? देखें, जो आपका PC हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, जिस जहां पे आपके इंटरनेट को रिसीव करने का एक चिप लगी हुई है, एक कार्ड लगा हुआ है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इंटरनेट का तार भी लगा सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, वो वाली पोर्ट होती है उसके ऊपर। और दूसरा ये होता है कि उसमें वाईफाई का ऑप्शन होता है, यानी कि जैसे लैपटॉप में होता है ना कि वाईफाई से आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। तो अब क्या होता है कि वो कार्ड जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो वाईफाई को कनेक्ट करवाए आपके कंप्यूटर पे, या अगर केबल है आपके पास ईथरनेट का तो वो कनेक्ट करवाए, तो उस कार्ड के ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट आइडेंटिटी लिखी हुई होती है उसकी इन नंबर्स।
और उन नंबर्स का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है जो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये या तो इस फॉर्मेट पे होते हैं नंबर्स लिखे हुए, या इस फॉर्मेट पे होते हैं नंबर लिखे हुए। और अगर मैं आपको वैसे एक नंबर दिखाना चाहूँ कि भाई क्या हो सकता है सीरियल नंबर, तो ये देखें, ये इस तरह से हो सकता है, ये वाली, ये एग्जाम्पल के तौर पे। ये नंबर आपकी डिवाइस को एक अलग रिप्रेजेंटेशन देता है ऑन द इंटरनेट। भाई देखें, जैसे मिसाल के तौर पे आपका शनाख्ती कार्ड होता है ना कंट्री का, तो आपकी बिल्कुल एक यूनिक एड्रेस होता है उस पे। जो आपका नंबर होता है वो यूनिक होता है पूरे मुल्क में, वो दूसरा किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ आपके पास ही होगा। इसी तरीके से जो मैक एड्रेस होता है वो भी बिल्कुल यूनिक होता है, और वो सिर्फ आपकी ही डिवाइस के एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको कहते हैं एनआईसी, उस पे इनग्रेव हुआ होता है, उस पे छपा हुआ होता है। और वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है आपकी ऑन द इंटरनेट। जैसे आपका नाम आपकी यूनिक आइडेंटिटी है ना, इसी तरह से ये आपका समझ लें कि एनआईसी की रिप्रेजेंटेशन है यूनिक। तो ये भी जो मैक एड्रेसेस होते हैं ये भी हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखे जाते हैं। बस सिर्फ कहने की बात यह है, इसमें और कोई समझने की बात नहीं है, कोई भी इसमें टेक्निकल बात नहीं है। बस यही बात है कि भाई हेक्साडेसिमल इन इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो आपको पता हो कि एक अच्छे सिस्टम को आप पढ़ रही हैं। हमारी क्लास में 1 मिनट बाकी रह गया है, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे बताएं। नहीं, नहीं पूछना, नहीं पूछना, जी। नहीं पूछना। अच्छा, टाइमिंग्स के हवाले से आपने कुछ होमवर्क किया फिर? हाँ, मैंने सोचा था, मम्मा ने कहा कि फजर की बात तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं कभी उठूंगी कभी नहीं उठूंगी। और क्या बोलते हैं, 10-11 बजे का भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे मदरसे जाना होता है। बाकी बचा टाइम 3 से 5 का, तो हम लोग 4 से 6 का कर सकते हैं। 4 से 5:30 तक होगा ना, 4 से 6 क्यों? बेटा ये देखो तो किसकी दो कॉल आ घंटे रही। तो लग ही जाता है, बीच में जो 15 मिनट का गैप आता है, 10-15 मिनट का जूम का उसका। और फिर लिंक हाँ, भेजने में भी 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो मिला के तकरीबन मैक्सिमम अंदाजन 2 घंटे ही लगा लें। क्योंकि पौने 6 बजे ना असर की नमाज होती है, तो उससे पहले पहले हमें हाँ, क्लास खत्म तो करनी होगी। पौने 6 बजे तक तो फारिग हो ही जाएंगे। हम्म। हाँ मतलब हाँ, यही है कि अभी पाँच अगर पैंतीस टाइम पाँच से, चालीस पे हमें फ्री होना होगा, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले हाँ शुरू कर सही लें, है। जैसे 4 से हम कुछ पहले शुरू कर लें पौने 4 बजे पे, तो उससे ये होगा कि हाँ हम लोग सही है, थोड़ा। लिंक हम्म। लिंक भी अगर टाइम पे आ गया और ज्वाइन भी टाइम पे कर लिया तो फिर टाइम पे हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही है। चलें, सही है। फिर हम कल कल की की क्लास क्लास का बता कितनी? देंगे, वो सही है। हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। सही है। इंशाल्लाह फिर क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।